यस माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम समझेंगे नियुक्तिकरण प्रक्रिया के चरण या सोपान। ठीक है, कि हम जो सोचते हैं ना कि यार उस व्यक्ति की उस पोस्ट पे मतलब उस कंपनी में जॉब लग गई है, यार उसे वो पोस्ट मिली है, तो कैसे उस व्यक्ति की जॉब लगती है, कैसे उसे कोई भी पोस्ट मिलती है ना, कैसे ये आवेदन निकलते हैं, कैसे व्यक्ति नियुक्त होता है, इन सारी प्रक्रियाओं को हम आज समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या लिखा कि नियुक्तिकरण एक सामान्य कार्य नहीं अपितु विशिष्ट कार्य है। बिल्कुल सही, नॉर्मल नहीं है किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए दे देना, बहुत आवश्यक है उस कार्य को लेकर उस व्यक्ति में क्या योग्यता है ये जानना, क्योंकि सभी उपक्रम की सफलता में नियुक्तिकरण का विशेष योगदान होता है। अतः इसकी प्रक्रिया के विभिन्न चरण निम्नलिखित है। ठीक है फ्रेंड्स, कि प्रत्येक उपक्रम है उसकी सफलता सही व्यक्ति की नियुक्तिकरण से ही सफलता है उस उपक्रम में। तो कुछ पॉइंट्स है, जैसे सबसे पहले मानव संसाधन नियोजन। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमें कितने लोगों की आवश्यकता है, फिर हम उसकी भर्ती करते हैं, फिर जो आवेदन आते हैं उसमें से चयन करते हैं, फिर पद ग्रहण, उन्हें काम पर नियुक्त करते हैं, उन्हें काम कैसे करना है इस बात की ट्रेनिंग देते हैं, प्रगति का मूल्यांकन, मतलब उन्हें बताते हैं कि अब तक वो कितना काम कर चुके हैं और उनकी प्रगति, उनकी अच्छी रिपोर्ट देख के हम क्या करते हैं, उनकी पदोन्नति करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस से किसी भी उपक्रम में या किसी भी फील्ड में जब जॉब करते हैं तो उसके लिए हमें ये सारे काम करने होते हैं। ठीक है, तो इनकी डिटेल को समझेंगे अब एक एक करके। पहला है मानव संसाधन नियोजन। इसके बारे में क्या बोला कि यह नियुक्तिकरण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। पहला चरण, सर्वप्रथम इसमें उपक्रम के कार्यों को निश्चित किया जाता है। उपक्रम के कार्यों को निश्चित किया जाता का मतलब है कि ये डिसाइड किया जाता है कि काम क्या करना है, फिर देखा जाता काम करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, तो मानव संसाधन नियोजन क्या करना है, मानव की प्लानिंग करनी कि भाई कितने लोगों की हमें आवश्यकता है। तो आवश्यकता से पहले ये देखो काम क्या है, फिर उन कार्यों को करने के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है का निर्धारण किया जाता है, जो उपक्रम की मशीनों तथा तकनीकों का दक्षता पूर्व संचालन कर सके। ठीक है, पहला समझ में आ गया। पहले हम समझ रहे हैं कि हम नियुक्तिकरण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम मानव की नियुक्ति करने के लिए ये देखते हैं कि काम क्या है, उसे कौन व्यक्ति कर सकता है, उसमें क्या योग्यता है, फिर हम अगला स्टेप लेते हैं, जिस अगले स्टेप को बोला जाता है भर्ती। ठीक है, भर्ती का मतलब होता है काम करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को आवेदन देने के लिए प्रेरित करना भर्ती कहलाता है। जैसे अपन देखते हैं वैकेंसी निकलती है कि बैंक क्लर्क के 5000 पोस्ट खाली है, ओबीसी में इतने, जनरल में इतने, तो ऐसा सुनते हैं ना, तो बस वही बात है। उस बात का आंकड़ा कैसे निकला, मानव संसाधन नियोजन से। वहां हमने पता लगाया कि भाई 5000 लोगों की जरूरत है। ठीक है, तो फिर उस आधार पर हमने भर्ती के लिए आवेदन निकाले। तो यह नियुक्ति प्रक्रिया का दूसरा चरण है। इसमें कार्य करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है और यह भर्ती विज्ञापन देकर, रोजगार कार्यालय के माध्यम से, शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों आदि में व्यक्तिगत संपर्क करके की जा सकती है। भर्ती दो तरीके से की जा सकती है, आंतरिक और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत संस्था के अंदर से जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी पदोन्नति करके, ठीक है, या फिर बाह्य स्रोत जैसे विज्ञापन के माध्यम से, रोजगार कार्यालय जहां हर एक व्यक्ति अपना पंजीयन करा के रखता है जो नौकरी पाने का इच्छुक है ना। और हम देखते हैं कि हमारे शिक्षण संस्थाओं में भी बहुत से व्यक्ति आते हैं जो हमें बताते हैं कि आप 12th बाद इस कॉलेज में स्टडी करना, इससे आपको इस फील्ड में जॉब मिलेगी। तो ये सब क्या करते हैं, खोज करते हैं अपनी कंपनी में सही व्यक्ति की नियुक्ति के लिए। तो समझ में आ गया दूसरा पॉइंट, भर्ती। अब तीसरा देखो, चयन। बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं, 5000 की बात थी, 5 लाख आवेदन आ गए, तो 5 लाख आवेदन में से 5000 व्यक्तियों का चयन करना, लेकिन कैसे, देखो यह नियुक्तिकरण प्रक्रिया का तीसरा चरण है, जिसमें प्राप्त आवेदन में से योग्य प्रार्थियों का, यहाँ पे मात्रा मिस्टेक सही कर लो, यहाँ पे आएगा प्रार्थियों का चयन किया जाता है, उनका साक्षात्कार किया जाता है, मतलब उनका इंटरव्यू लिया जाता है, तथा उनका परीक्षण किया जाता है, मतलब उनका शारीरिक, मानसिक परीक्षण, बौद्धिक परीक्षण कि वो काम के दौरान कितनी देर में थक जाते हैं, इस बात का भी तो चेकअप होना चाहिए ना। फिर देखो, इसके बाद जो व्यक्ति सफल होते हैं उन्हें चयन कर लिया जाता है, जिसमें नियुक्ति संबंधी शर्तें, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि आदि का उल्लेख होता है।
चयन कर लेते हैं। मतलब जैसे हम पुलिस की या आर्मी की जो जॉब होती है तो उसमें नहीं देखते, उसमें हमारा फिजिकल टेस्ट होता है, तो सेम वही प्रोसेस अदर फील्ड्स की जॉब में भी होती है कि देखा जाता है व्यक्ति की स्मरण शक्ति कैसी है और उसे किसी प्रकार का तनाव तो नहीं है, वो किस तरीके से काम कर सकता है, इन सब बात का पता लगाया जाता है। फिर उसका चयन करने के बाद उसे नौकरी के लिए शर्तें बता दी जाती है, ठीक है, पद ग्रहण से पहले, कि जब आप पद ग्रहण करोगे, अपना काम संभालोगे, तो उससे पहले आपको ये शर्तें माननी होगी। आप इसके लिए सहमत हो या नहीं हो, इस बात के लिए भी हमें बताओ, ठीक है। अगला है पद ग्रहण, मतलब हमारा जो पद उसको ग्रहण कर लेना कि हम मैं इस काम को करूंगा। संगठन में पद ग्रहण करने वाले नए कर्मचारी अधिकारी का संगठन में कार्यरत उनके उच्च अधिकारियों से, अधीनस्थों से, सहकर्मियों से परिचय कराता है, ठीक है। यहाँ पे सहकर्मियों में थोड़ी सी मिस्टेक है फ्रेंड्स, मात्रा मिस्टेक, आप इसको सही कर लेना, सही से लिखते हैं, ठीक है। फिर आगे उन्हें कार्य स्तर पर ले जाया जाता है और उसके बाद जिस पद पर चयन किया जाता है वो कार्यभार सौंपा जाता है। पद ग्रहण, जब किसी नए व्यक्ति को हम काम के लिए रखते हैं तो उन्हें हमारे अधिकारों से, मतलब हमारे जो अधिकारों नहीं अधिकारियों से, जो अधिकारी होते हैं उनसे मिलवाना पड़ता है, जो कर्मचारी होते हैं उनसे मिलवाना पड़ता है, क्योंकि उस व्यक्ति को उनके बीच में तो रहना है। अधिकारी कभी कोई काम का बोल रहा है और वो मना कर दे कि मैं नहीं करूं, मैं तो आपको जानता ही नहीं, है ना, तो कैसे उस अधिकारी और कर्मचारी उसका कोऑर्डिनेशन, उसका समन्वय बना रहेगा, इस बात के लिए उसे सबसे परिचित करवाया जाता है। एंड लास्ट के 3 पॉइंट है जिसमें लिखा है प्रशिक्षण। जब उसे पद ग्रहण कर लिया जाता है तो उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, भले वो उसकी एबिलिटी के बेस पे सिलेक्ट हुआ हो, लेकिन काम करने के तरीके बताए जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के काम करवाने के तरीके अलग अलग होते हैं, कोई लॉन्ग मेथड से करता है, कोई शॉर्ट मेथड से करता है, तो हमें तो सीखना ही मिला, ठीक है। तो नियुक्ति प्रक्रिया में इस 5वें कदम के अंदर अधीनस्थ कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, मतलब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि प्रशिक्षित कर्मचारियों की कार्यकुशलता अप्रशिक्षित कर्मचारियों से अधिक होती है। अतः प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होता है, उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है और वो बेहतर रूप से कार्य का निष्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग का ये फायदा होता है कि वो काम करने में और अनुभवी हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखो, प्रगति का मूल्यांकन, मतलब उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तो देखनी पड़ती है। प्रशिक्षित कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन के अंदर यह देखा जाता है कि कर्मचारी सौंपे गए कार्य के अनुरूप कार्य कर पा रहे हैं या नहीं। यदि कर्मचारी असंतोष की स्थिति में होता है तो उसे पुनः प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ पर भी सही करेंगे फ्रेंड्स, अपन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इस स्थिति में, ठीक है। तो प्रगति मूल्यांकन, हम देखें कि हमने इसे काम करने के लिए नियुक्त किया, अगर इसने अच्छा काम किया तो इसको प्लेसमेंट दे दो, इसकी पदोन्नति कर दो, ताकि ये और अच्छे से काम कर सके, अपनी और अच्छी सेवाएं दे सके। और इसके विपरीत यदि काम हमारे तरीके से नहीं करता है तो फिर से ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग देने के बाद नहीं करता है तो उसे चेतावनी दी जाती है ना, कि अब हम आपको आगे और नहीं रख सकते काम के लिए, या उसका प्रमोशन करने की जगह उसका डिमोशन कर दो, जो पद है उससे दूसरा पद दे दो। ऐसे अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। एंड लास्ट है इसमें फ्रेंड्स पदोन्नति। पदोन्नति के अंतर्गत, पदोन्नति मतलब उसके पद में उन्नति करना, पदोन्नति के अंतर्गत श्रेष्ठ कर्मचारियों की उच्च पद पर नियुक्ति की जाती है और उनके वेतन में वृद्धि की जाती है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा तथा अपनी कुशलता का भरपूर प्रदर्शन भी वो करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने जाना कि किसी भी संस्था में कार्य करने के लिए व्यक्ति का चयन कैसे किया जाता है, ठीक है। आप अगर किसी भी वर्ड को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर आपको डाउट होता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स। I hope it is clear now. Thanks for watching this video. Bye bye.